लो लेवल पे करप्शन अभी भी काफी प्रबल है, इसके लिए आपकी कुछ रणनीति रहेगी? मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाई लेवल पे करप्शन नहीं है। अगर गौमुख में गंगा साफ है तो फिर नीचे भी धीरे धीरे गंगा साफ होती जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे निर्णय किए गए हैं जिसने करप्शन की संभावनाओं को ही नाकाम कर दिया है। जैसे हमने गैस सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में डाल दिया और उसके कारण जो गोस्ट क्लाइंट थे, जो गलत सब्सिडियां इस्तेमाल करते थे, वो बंद हो गया। चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिसके घर में गैस कनेक्शन है, जिसके घर में बिजली है, उसको केरोसिन की जरूरत नहीं, और जिसको गैस कनेक्शन नहीं था उनको दे दिया। चंडीगढ़ को हमने केरोसिन फ्री कर दिया। तो 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि काली बाजारी में बेचने का कारण था, बंद हो गया। अभी मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले थे, वो कह रहे थे कि नवंबर महीने तक वे 8 डिस्ट्रिक्ट को केरोसिन फ्री कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन जाने के रास्ते होगा। यूरिया, आपको मालूम है कि हमारे देश का किसान हर वर्ष यूरिया के लिए तड़पता था, ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता था और काले बाजार करने वालों का बड़ा ठेका था। कुछ प्रदेशों में तो यूरिया लेने के लिए किसान आए तो उसको लाठीचार्ज का भोग बनना पड़ता था, हो हल्ला दंगा हो जाता था। आपने देखा होगा इन दिनों यूरिया की कमी की कोई खबर आती नहीं है, कहीं किसानों की कतार नजर नहीं आ रही है, कहीं लाठीचार्ज नहीं हो रहा है और यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो पहले जो यूरिया था वो किसानों के नाम पर से निकलता था, लेकिन चोरी करके केमिकल फैक्ट्रियों में पहुंच जाता था। केमिकल फैक्ट्रियों वालों को ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग आता था, उसके वो प्रोसेस करके प्रोडक्ट निकालते थे, तो उनको सस्ते में यूरिया मिल जाता था। बिल तो किसानों के नाम के फटता था और मलाई केमिकल इंडस्ट्री वाले खाते थे, बिचौलिए खाते थे। हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया और नीम कोटिंग करने का परिणाम यह आया कि आज 1 ग्राम यूरिया भी केमिकल फैक्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए काम नहीं आ सकता है। इसके कारण जितना यूरिया पैदा होता है 100% वो खेत में ही काम आता है। दूसरा, हमने 20 लाख टन यूरिया उत्पादन बढ़ा दिया। विदेशों से आता है यूरिया, उसका भी हमने नीम कोटिंग कर दिया। इतना ही नहीं, गुजरात में जीएनएफसी ने तो नीम कोटिंग करते समय आदिवासियों को नीम के फली इकट्ठी करने के लिए काम में लगाया, तो उनको रोजगार मिला और अब वो नीम का तेल भी निकालने लगे। और मैंने सुना है शायद 10-12 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने नीम के तेल में से भी पाया। तो एक विन विन सिचुएशन वाली चीज जिसको हमने लागू की, तो करप्शन भी गया, कठिनाइयां भी गई। तो एक प्रकार से नीचे के करप्शन में भी अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, नीति आधारित कामों को करेंगे, अकाउंटेबिलिटी पर बल देंगे, तो जो ऊपर जो आपको अच्छा लग रहा है वो नीचे भी अच्छा लगने लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि लुटियंस दिल्ली को शायद आप रास नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको दिल्ली रास आ गई? अब जानते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी होती है कि उसके लुटियन कल्चर के साथ कभी मेलजोल का अवसर ही नहीं आता है, तो वो मुझे रास आए या ना आए वो तो कोई अवसर आता नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक ऐसे लोगों का जमावड़ा दिल्ली के सत्ता के गलियारों में काम करता रहा है और ये लोग कुछ लोगों को समर्पित है। हो सकता है उनके निजी फायदों के लिए होंगे, निजी कारणों से होंगे,
और सवाल मोदी का नहीं है। आप इतिहास की तरफ देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ। यही जमात सरदार को एक गांव का सामान्य बुद्धि क्षमता वाला व्यक्ति के रूप में ही पेश करता रहा। मोरारजी भाई के साथ क्या हुआ। मोरारजी भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, कभी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया। वो क्या पीते थे, इसी की चर्चा करते रहे। देवेगौड़ा जी का क्या हुआ। एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री बना था, लेकिन पहचान यही बना दी गई, सोते रहते हैं, जहां देखो सोते रहते हैं। तो एक टोली है जो बाहर, अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ। इतने प्रतिभावान व्यक्ति भारत में आज, जिन अंबेडकर जी की इतनी गौरवगान हम सब करते हैं, लेकिन उनके अपने कार्यकाल में उनके साथ क्या हुआ, मजाक उड़ाई जाती थी। चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हुआ, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। तो मेरी अगर मजाक उड़ाई जाती है, मुझे बड़ा भला बुरा कहा जाता है, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ ठेकेदार हैं जो कुछ लोगों को समर्पित हैं। वे शायद इस देश की जड़ों से जुड़े हुए इंसानों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और इसलिए मैंने भी ऐसी जमात को एड्रेस करने में अपना टाइम खराब नहीं करता हूं। 125 करोड़ देशवासी, उनके सुख दुख ही मेरे लिए इतना बड़ा काम है कि मैं अगर इस लुटियन दुनिया में न भी जुड़ा तो कुछ कमी नहीं रहेगी। तो अच्छा ही है कि मैं देश के 125 करोड़, देश के गरीब, देश का गांव, जैसा मेरा बैकग्राउंड है, मैं उन्हीं के बीच जीता रहूं, उन्हीं के बीच जुड़ा रहूं, और उससे मैं देश का जितना भला कर पाऊंगा करता रहूंगा। मोदी जी, मीडिया सर्कल्स में ये चर्चा है कि अगर आपकी टीआरपी रेटिंग्स या व्यूअरशिप रेटिंग्स डाउन है तो सीधे मोदी जी की रैली में चले जाओ, रेटिंग्स बढ़ जाएंगी। फिर भी आपका मीडिया के संग रिश्ता कुछ बिटर स्वीट सा रहा है, कभी हाँ, ज्यादातर ना। इंडियन मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात है कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए मेरे विषय में जो छवि है वो सही नहीं है। मेरे लिए ये शिकायत हो सकती है कि मोदी जी चलते फिरते बाइट नहीं देते हैं, मोदी जी विवादास्पद मसाला नहीं देते हैं, इंटरव्यू भी बड़ी कठिनाई से। तो ये शिकायत तो बहुत स्वाभाविक है। मैं ज्यादातर काम में लगा रहता हूं, और आदत रहे कि चलो भाई काम ही बोलेगा, तो ये शिकायत में उनका हक भी है। दूसरा, मैं बहुत सालों तक संगठन का काम किया, तो मीडिया जगत से मेरी बहुत दोस्ती रही। शायद आज जो मीडिया में जितने नाम दिखते हैं आपको, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ बैठ के मैंने गप्पे ना मारे हो, चाय न पी हो, हंसी मजाक न की हो। तो मैं उन्हीं के बीच में से पला बढ़ करके निकला हूं, तो मैं कोई, उनके और मेरे बीच में कोई मार्जिन नहीं है। ज्यादातर मीडिया ने जो प्रधानमंत्री देखे हैं वो बहुत बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते देखा है। मेरा केस ऐसा है कि मैं मीडिया को दोस्ताना तरीके में से निकला हुआ एक प्रधानमंत्री हूं, और शायद इतने सारे मीडिया को नाम से बुलाने वाला भी शायद मैं पहला प्रधानमंत्री रहा हूं। तो उनकी अपेक्षाएं बहुत स्वाभाविक है। मीडिया अपना काम करता है, वो करता रहे, और मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार के कामकाज का कठोर से कठोर एनालिसिस होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वरना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज मीडिया को इतनी आपाधापी है, टीआरपी के लिए उसको इतना दौड़ना पड़ता है कि उसके पास रिसर्च करने का टाइम बहुत कम बचा है, और रिसर्च किए बिना क्रिटिसिज्म संभव नहीं है। क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको 10 मिनट भी क्रिटिसिज्म करना है तो 10 घंटे रिसर्च करना पड़ता है,
अब वो आज मीडिया के पास समय ही नहीं बचा है, वो भी दौड़ते हैं कैमरा ले करके। और क्रिटिसिज्म न होने के कारण आरोपों की तरफ चले जाते हैं सब लोग, तू मैं की तरफ चले जाते हैं, और उसके लोकतंत्र का भी नुकसान होता है। और सरकारों में सुधरना चाहिए, जो एक डर पैदा होना चाहिए, वो डर भी निकल जाता है। तो ये डर अगर सरकारों में से निकल जाएगा तो देश का नुकसान बहुत होगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि मीडिया बहुत ही क्रिटिकल हो, मीडिया तथ्यों के आधार पर क्रिटिसिज्म करें, इससे देश का भला होगा। तो मैं तो उस पक्ष का व्यक्ति हूं, और इसलिए ये ठीक है कि मीडिया की कुछ मजबूरियां हैं, अब उनको भी इस कंपटीशन में टिके रहना है, और ज्यादातर मीडिया हाउस घाटे में चल रहे हैं, तो उनकी चिंता तो बहुत स्वाभाविक है। और कुछ काम में आऊं ना आऊं, अगर इस काम में भी मीडिया के लिए मैं आता हूं तो चलो भाई, मेरे लिए संतोष की बात है। और आपने तो कहा कि रैली में आने से उनका टीआरपी बढ़ जाता है। मैंने देखा है कि शायद मुझको गाली देने वालों को मैदान में ला करके टीआरपी आजकल बढ़ाने का बड़ा प्रयास हो रहा है। तो रैली से ज्यादा गाली काम आती है। मीडिया की तरह ही जुडिशरी के साथ भी आपके रिश्ते में कुछ खींचातानी, कुछ तनावपूर्ण रिश्ता रहा है, ऐसा क्यों है और इसका क्या हल है? ये बिल्कुल ही गलत सोच है। ये सरकार ऐसी है कि जिसको नियमों से चलना है, कानून से चलना है, संविधान के तहत चलना है, उसको किसी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के साथ संघर्ष की संभावना नहीं है, तनाव की संभावना नहीं है। और ये जो बाहर जो परसेप्शन बना है वो सही नहीं है। संविधान की मर्यादा में जुडिशरी के साथ जितना नाता रहना चाहिए उतना रहता है, जितना ऊष्मापूर्ण वातावरण नाता रहना चाहिए उतना ऊष्मापूर्ण रहता है। और सरकार की तरफ से जितनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए उन सारी मर्यादाओं का पालन करने का मेरा भरपूर प्रयास रहता है। आपने हमें बहुत समय दिया, थोड़े कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि असली मोदी का रूप क्या है, तो मैंने सोचा कि कुछ पर्सनल सवाल आपसे, थोड़ा सा समय। और आप जब देश में आए, हम लोगों को एक स्ट्रांग लीडर मिला, एक डिसाइसिव लीडर मिला, लोगों ने आप में लौह पुरुष देखा, तरह तरह की चीजें देखी। दूसरी तरफ कुछ 2 सालों में हमने ये भी देखा कि आप बहुत बार भावुक भी हो गए, कुछ 2-4 बार तो रोने, 2-3 बार रोने भी लगे। तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का असली रूप क्या है, या कितने अनेक रूप हैं? अगर आप किसी फौजी को सीमा पर देखोगे, वो जी जान से खप जाता है, मरने मारने पर तुल जाता है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन वही जवान जब अपने बेटे के साथ खेलता है, उस समय अगर आप चाहोगे तो वहां भी वो बंदूक दिखा के आंख तान करके खड़ा रहे। और उसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 रूप है, एक ही रूप है। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। मेरे भीतर भी तो इंसान है, और मुझे क्यों अपने भीतर के इंसान को दबा देना चाहिए, छुपा देना चाहिए? जैसा हूं वैसा, जिस हालत में हूं हालत में लोग देखते हैं, देखना चाहिए, इसमें क्या है। जहां तक कर्तव्य का सवाल है, जिम्मेवारियों का सवाल है, ये मेरा दायित्व है, उसको मुझे पूरी तरह निभाना चाहिए। अगर देश हित में कठोर निर्णय करने पड़ते तो करने चाहिए। अपने दायित्व को निभाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है तो करना चाहिए। जहां झुकने की जरूरत है वहां झुकना भी चाहिए। जहां तेज चलने की जरूरत है वहां तेज भी चलना चाहिए। लेकिन वो व्यक्तित्व के पहलू नहीं है, जिम्मेवारियों का हिस्सा है, और उसको पूरी तरह निभाना चाहिए। लेकिन असली मोदी क्या है, नकली मोदी क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान इंसान होता है। अगर आप
राजनीतिक चश्मा को निकाल करके मोदी को देखोगे तो आपको मोदी जैसा है वैसा नजर आएगा। लेकिन जब तक आप अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर, अपने राजनीतिक चश्मों के आधार पर, अपनी बनी बनाई मान्यताओं के आधार पर सिर्फ मोदी का नहीं किसी का भी मूल्यांकन करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मोदी जी, मैं आपसे पिछले वर्षों में कई बार मिला हूं। गांधीनगर में मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आपसे आके मिला। मैंने कभी भी आपकी टेबल में कोई फाइल या कोई पेपर नहीं देखा। इनफैक्ट मुझे ये भी याद नहीं आता कि कभी फोन भी आसपास रहा हो। जब भी हम लोगों की वार्तालाप हुआ है तो उसमें बीच में किसी ने कोई दखल अंदाजी भी नहीं की है। एकदम अलग काम करने का तरीका, एकदम सीईओ के काम करने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं, तो आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है? आपने काफी सही ऑब्जर्वेशंस किए हैं और मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि मेरी छवि ये बनाई गई है कि मैं किसी को सुनता नहीं हूं। छवि ये बनाई गई है कि मैं दुनिया को डांटता हूं। आपकी बात सही है। देखिए, मेरा जो विकास हुआ है उसका एक कारण मैं बहुश्रुत हूं, और आज से नहीं, मैं जब से समझदारी आने लगी तो सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है और उसका मुझे काफी फायदा मिल रहा है। मैं वर्कोहॉलिक तो हूं ही हूं, मैं काम करने का आदत है, लेकिन मूल बात है मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूं। अगर आप मुझे मिलने आए हैं तो मेरा वो वर्तमान है। उस समय मैं पूरी तरह आपके साथ डूब जाता हूं। उस समय न मैं टेलीफोन को हाथ लगाता हूं, न मैं कागज देखता हूं, न मैं अपना फोकस खोता हूं। अगर मैं फाइलें देखने के लिए बैठा हूं तब भी मैं वर्तमान में होता हूं, कोई और चीज की ओर न जाऊं, फिर मैं फाइल में ही खोया रहता हूं। अगर मैं दौरा करता हूं तो मैं फिर उस समय उसी काम में खोया रहता हूं। मैं हर पल वर्तमान में जीने का प्रयास करता हूं और उसके कारण मुझे कभी जिस समय जो काम करता हूं सामने वाले को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे यानी क्वालिटी टाइम दिया। सिर्फ टाइम दिया ऐसा नहीं, क्वालिटी टाइम दिया, ये उसको रहता है। दूसरी बात है कि अपने काम को न्याय देना चाहिए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और 5 साल पहले हमारे जो विचार थे वो शायद आज उपयुक्त न भी हो, तो छोड़ने की हिम्मत चाहिए, अपने आप को बदलने की हिम्मत चाहिए। अपने ही पुरानी चीजों को बोझ लेकर के चलना चाहिए, ये मेरे नेचर में नहीं है। तो उसके कारण मेरा काम करने का तरीका इस प्रकार का डेवलप हुआ है। प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि आप 16-18 घंटे काम करते हैं, एक बहुत पनिशिंग शेड्यूल है आपका, रिलैक्स कैसे करते हैं? ऐसा है, मेरा काम ही मेरा रिलैक्सेशन है। आप भी देखिए, काम से कभी थकान नहीं लगती जी, काम न करने की थकान होती है। अगर आपको 10 चिट्ठियां लिखनी है और आपने 2 लिखी तो आपको थकान में से यार 8 रह गई, लेकिन 10 पूरी कर दी, खाना भी छूट गया, तो आपको संतोष अगर वाह चलिए आज काम हो गया, 10 चिट्ठी लिख दी। एक्चुअली काम न करने की थकान होती है, काम करने का संतोष होता है, और संतोष हमेशा नई शक्ति देता है। ये मैंने भी अनुभव किया और मैं नौजवान मित्रों को हमेशा कहता हूं कि थकान जो है वो मनोवैज्ञानिक ज्यादा होती है और किसी की कैपेसिटी कम नहीं होती है। काम का जितना वॉल्यूम, आपकी कैपेसिटी अपने आप उतनी उभरेगी। आप नई नई चैलेंज उठाते जाइए, आपके भीतर से ताकत उभरती जाएगी। आपके पास इनबिल्ट है ही है, लेकिन आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मोदी जी, किसी शख्स का आपके ऊपर बहुत प्रभाव जिसका रहा हो, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। वैसे मुझे बचपन में फायदा मिला। हमारा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था, और गायकवाड़ महाराजा की एक विशेषता रही थी कि वो हर गांव में लाइब्रेरी बनाते थे। गायकवाड़ की गवर्नमेंट स्कूल होती थी, प्राथमिक स्कूल हमेशा होती थी। मेरी पढ़ाई भी गवर्नमेंट की प्राथमिक स्कूल में हुई। तो छोटी स्कूल होती हैं तो गरीब बच्चे उस स्कूल में आते हैं, तो टीचर का ध्यान भी ज्यादा रहता है, पर्सनल अटेंशन रहता है।
उसमें से किताबें पढ़ने का शौक लगा था बचपन में। अब तो नहीं पढ़ पाता हूँ, और लाइब्रेरी अच्छी थी तो किताबें पढ़ता था, तो वो मेरे मन को झकझोरते थे। बाद में मैं 12, 13, 14 साल की उम्र में स्कूल में ऑरेटरी वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लेने लग गया। तो फिर मैं देख रहा था मुझे विवेकानंद जी के कोटेशन जरा ज्यादा अच्छे लगते थे बोलने में, एक बड़ा मिजाज से बोल सकता था, तो उसमें थोड़ा और गहरा जाने लगा। तो और डिबेट में काफी हिस्सा लेता था। हिंदी भाषा पर भी मुझे ज्यादा रुचि बढ़ने लग गई। तो एक प्रकार से कह सकता हूं कि विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव काफी रहा मुझ पर, अभी भी शायद वो रहता होगा। मेरा आखिरी सवाल, भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी खुद को कहां पाते हैं? जो इंसान वर्तमान में जीने का शौकीन हो वो इतिहास की चिंता क्यों करे, और जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि अपने लिए कुछ करें। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि सरकारों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, राजनीतिक दलों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की, शासन पर बैठे हुए लोगों ने भी अपनी छवि बनाने की भरपूर कोशिश की। काश अच्छा होता अपनी छवि के बजाय हमने देश की छवि बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया होता। 125 करोड़ देशवासी, ये इतिहास की अमर कथा है। उन 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ऐसी ही मोदी की पहचान हो, वो 125 करोड़ में खो गया हो, 125 करोड़ में लिप्त हो गया हो, इतिहास के किसी पन्ने पर नजर न आता हो। अगर ऐसी जिंदगी जी करके जाऊं, अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, तो उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा? यही खुशी होगी। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत समय दिया। आपको पता ही है, ये मेरा पहला इन फ्रंट ऑफ कैमरा इंटरव्यू है। 20 साल से मैं पत्रकार हूं, पर पहली बार टीवी में इंटरव्यू लेने की हिम्मत की। एंड इट इज इंडीड माई प्रिविलेज एंड एन ऑनर दैट आई इंटरव्यूड यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप तो आर्थिक जगत के रहे हैं, आपका चिंतन मनन आर्थिक क्षेत्र का रहा है, फिर भी आपने आज राजनीति का भी काम कर लिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेकर के मुझे अच्छा लगा। पहला इंटरव्यू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कर ले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, और वो भी कैमरा के सामने कर ले, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सचमुच में बधाई देता हूं, और आगे भी इसको करते रहिए। आपके पास आप इंटरव्यू देते भी रहिएगा। सिर्फ मेरी मत कीजिए, औरों का कीजिए, औरों का कीजिए। ये है, देश में बहुत लोग हैं, राजनेताओं से ज्यादा बहुत लोग हैं जिसका हमने इंटरव्यू करना चाहिए। मुझे कभी कभी जब चुनाव के समय खास पत्रकार आते हैं, आपका शेड्यूल क्या, तो सुबह बेडरूम से निकलते ही वो कैमरा लगा देते हैं, क्या नाश्ता किया, क्या किया, वो काफी कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप जैसे चैनल, ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी दिनचर्या देखे साहब। सामान्य मानवी को मालूम नहीं है कि हमारे खिलाड़ी कितना परिश्रम करते हैं, नींद पर कितना कंट्रोल करते हैं, खाने पर कितने बंधन स्वीकार करने पड़ते हैं उनको, कैसी कठोर तपस्या करते हैं, और 10-10, 12-12 साल करते हैं तब एक खिलाड़ी तैयार होता है। लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। कभी आप ये राजनेताओं के पीछे समय खराब करते हो, कभी इन खिलाड़ियों की तरफ देखें साहब, कैसी तपस्या करके वो आगे आते हैं। वो हार जाए तो भी उसकी तपस्या कम नहीं होती। ये देश के नौजवानों को दिखाना चाहिए। इसलिए अगर आपका इंटरव्यू लेने का शौक है, तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि आपकी चैनल, ये जो रियो में गए थे, उसमें से 30 लोगों को पसंद करें और उनका पूरा जीवन दिनचर्या देश को दिखाएं। देश में खिलाड़ियों के प्रति देखने का तरीका बदल जाएगा। हमारा चैनल CNN News 18 स्पोर्ट्स पे काफी बल देता है, पर ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है और इसको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। सचमुच में इससे फायदा होगा, देश को पता चले सर, राजनेताओं के सिवाय भी देश में बहुत हस्तियां हैं, बहुत ताकत पड़ी हुई है। जितना हम और शक्ति और
ताकत देंगे, आपका टीआरपी भी बढ़ेगा। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।